जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो करंट्स के बीच के इंटरेक्शन के कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। यहां पर देखो क्या क्वेश्चन है ना तुम्हारा, वो क्या कह रहा है, टू लॉन्ग मेटल रेल्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ये जो तुम्हारे डार्क वाले दोनों लाइन है ना, ये दोनों रेल्स हैं, है ना, मेटल के बने हुए, मतलब वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स हैं ये और ये। एट अ सेपरेशन L, मतलब ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसे वो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा इनटू द प्लेन। मतलब ये जो पूरा का पूरा है सेटअप, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा होगा जरूर, है ना, तभी वो इनटू द प्लेन को क्या कह रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन कह रहा है। यहाँ बनाया ना उसने इनटू द प्लेन, इसका मतलब ये पूरा सेटअप ना ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ये दो रेल्स हैं, ठीक है। अ वायर ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन द रेल्स, ये वायर है तुम्हारा ना, ये वाला जो है, दिस इज योर वायर, ठीक है, दिस इज वायर। इस वायर का वो मास तुम्हें m बता रहा है, क्लियर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मास बता रहा है, मतलब जरूर mg का कुछ ना कुछ रूल होगा यहाँ, ठीक है। द रेल्स आर कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट करंट सोर्स। ये तुमने कांस्टेंट करंट सोर्स ना, मतलब यहाँ कोई बैटरी लगी होगी, कुछ भी लगा होगा, कांस्टेंट करंट सोर्स विच ड्राइव्स द करंट I इन द सर्किट, उससे तुम्हें इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट I बता दिया। बैटरी होती तो उसका EMF देता E, और फिर इन वायर्स का और इस वायर का रेजिस्टेंस देता, तो फिर तुम E/R ऐसे करके उस करंट को कैलकुलेट करते। बट उसने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली तुम्हें ये करंट I इन द सर्किट बता दिया ना, करंट I इन द सर्किट। अभी सर्किट कहां है तुम्हारा, ध्यान से देखो, है ना, ये तुम्हारा सर्किट है पूरा, है ना, दिस इज योर सर्किट, फिर यहां, ठीक है, और फिर इधर वापस ऐसे, ये सर्किट है मेरा इतनी दूर में, जो मैंने रेड में ड्रॉ किया, क्योंकि है तो ये दोनों रेल भी कंडक्टिंग, बट आगे फिर करंट कहां जाएगा, रास्ता नहीं है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसने डायरेक्शन I का ऐसे दिया है, दैट मीन्स हमारे वायर में यहाँ करंट I ऐसे फ्लो कर रहा होगा, क्लियर। ये I का फ्लो का डायरेक्शन, समझ आई बात। और उस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड B है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रेल एंड द वायर इज म्यू। यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू, रेल और वायर ना, जब रेल पे वायर स्लाइड करेगा तो वहां पे फ्रिक्शन है। क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू विच कैन प्रिवेंट द वायर फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन द रेल्स। इस वायर को इस रेल पे स्लाइड नहीं करने देने के लिए फ्रिक्शन का मिनिमम कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि वो स्लाइड क्यों करेगा। ये जो वायर है, ये जो वायर यहां पे है ना, इस वायर को मैं लेबल कर देता हूं, लेट अस से दिस वायर इज AB। ये वायर AB इन रेल्स पे स्लाइड क्यों करेगा, क्योंकि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसे तुमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पे फोर्स लगेगा ना। तो देखते हैं वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है। देखो I नीचे फ्लो कर रहा है, B अंदर है, तो I नीचे है, B इंटू द प्लेन, तो L क्रॉस B इधर, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो आगे की तरफ लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक, FB। अगर मुझे इस वायर को रोक के रखना है, दैट मीन्स इस वायर पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए FB के। तो इजीली मैं उस वायर का क्या कर सकता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इसके ऊपर राइट साइड एक फोर्स लग रहा है जो मैग्नेटिक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो करंट I इसमें फ्लो कर रहा है, L, बोलो यहां से लेकर के यहां तक इसी पे फोर्स लगेगा ना, क्योंकि जो ऊपर का वायर का पार्ट है और इस पॉइंट से नीचे जो वायर का पार्ट है, रेल के ऊपर और रेल के नीचे, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। करंट तो सिर्फ ये जो सर्किट पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो रहा होगा उसी में कर रहा होगा ना। तो जो वायर का L लेंथ है, जो रेल्स के बीच का डिस्टेंस है, उतने पे ही फोर्स लगेगा ना। तो I इंटू L इंटू B, ये वो फोर्स है जो इस वायर के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अगर इसने यहाँ पे V EMF दिया होता तो तुम EMF, तो फिर वो तुम्हें इस वायर का रेजिस्टेंस भी देता, तो तुम I की जगह फिर E/R लिखते, क्लियर। ये वो फोर्स है जो उस वायर पे लग रहा है, किसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब वो क्या कह रहा है कि इसे फ्रिक्शन को रोकना है। मान लो यार फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो फिर ये वायर तुम्हारा आगे भाग जाता,
तो फिर वायर तुम्हारा आगे भाग जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता, मास m है ना इसका, एक्सेलरेशन कितना आ जाता, ILB/m, ये एक्सेलरेशन आ जाता। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन आता तो उस एक्सेलरेशन से वो आगे की तरफ भागता। तो वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो यहाँ क्वेश्चन का पार्ट है पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, मुझे बताओ मास m है तो नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कितना होगा इसके ऊपर, mg। तो जो फ्रिक्शन है ना इसे रोकेगा, कम से कम फ्रिक्शन कितना हमें चाहिए। ठीक है, वो पूछ रहे कम से कम तुम्हें म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि वो उसको प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। ठीक है, तो अगर इसको स्लाइडिंग से प्रिवेंट होना है तो फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए टू स्टॉप दिस। इसका मतलब है ना ILB जो है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, FR मैक्स, तभी तो ये रुकेगा। ILB क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू FR मैक्स। ठीक है, तो ILB मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू mg, है ना, यहाँ पे mg नॉर्मल के बराबर है तो म्यू इंटू mg। तो यहां से तुम्हें अपना म्यू का वैल्यू मिल गया। म्यू का वैल्यू तुम्हें क्या मिला, तुम्हें म्यू की वैल्यू मिल गई, तुम्हें म्यू की वैल्यू मिल गई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ILB/mg। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया तुम्हारा, म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, ILB/mg, क्योंकि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कम से कम तो इतना होना ही चाहिए। तो ILB/mg तुम्हारा आंसर है। क्लियर, ILB/mg तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इतना म्यू इसके पास होना चाहिए। समझ आई बात। सेकेंड, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द वायर इफ वैल्यू ऑफ म्यू इज हाफ द वैल्यू फाउंड इन प्रीवियस पार्ट। वो क्या कह रहा है ना, पार्ट बी में वो ये कह रहा है तुमसे। ठीक है, पार्ट बी में वो तुमसे ये कह रहा है कि म्यू की वैल्यू ILB/2mg है, तो वायर का मोशन कैसा होगा, कैसा होगा बताओ। अब तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रह जाएगा ना उसको रोकने के लिए। बोलो, अब वायर के ऊपर राइट साइड वाला फोर्स तो अभी भी सेम है, वो तो ILB लग ही रहा है उसके ऊपर, है ना, लेकिन अब जो लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है वो म्यू इंटू नॉर्मल। तो ये म्यू और नॉर्मल की वैल्यू कितनी, mg। तो इस म्यू को, इस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ILB/2mg इंटू mg। तो ILB/2 हो जाएगा ना फ्रिक्शन का वैल्यू। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ILB/2। ठीक है, अब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ILB/2 वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा। अब वही पुरानी कहानी, इसके ऊपर एक नेट फोर्स आएगा और अब ये एक्सेलरेट करेगा, है ना, इस दिशा में एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, F नेट इक्वल टू MA, कितना होगा वो, ILB माइनस ILB/2 इक्वल टू M इंटू A। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, ILB/2m। मतलब ये जो वायर है ये राइट साइड एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा ILB/2m से। क्लियर। तो इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो इसका एक्सेलरेशन तुमने निकाल लिया, वो बोल देगा कि लेट अस से दिस डिस्टेंस इज d। तो बताओ जब ये रेल का कांटेक्ट छोड़ेगा वायर, उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी। जब ये रेल का कांटेक्ट छोड़ेगा वायर, उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या करोगे। क्या तुम्हें यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मालूम है, मालूम है। क्या तुम्हें एक्सेलरेशन मालूम है, मालूम है। तुमने वायर को रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, मालूम है। एस मालूम है, यू मालूम है, ए मालूम है। क्या तुम वी नहीं निकाल लोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो तुम्हें जिस वेलोसिटी से ये रेल को छोड़ेगा वो भी मिल जाएगा। अच्छा, रेल को छोड़ने के बाद ये एक्सेलरेशन काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि एक बार इसने रेल से कांटेक्ट छोड़ दिया, एक बार इसने रेल से कांटेक्ट छोड़ दिया तो क्या होगा बताओ, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि करंट सिर्फ इधर से आ रहा था, जब तक ये रेल के ऊपर है तब तक सर्किट कंप्लीट है। जैसे ये रेल के बाहर आएगा उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो अब उसमें कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, तो अब कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो उसका मोशन अब कैसा होगा, जिस भी स्पीड से वो रेल से कांटेक्ट छोड़ेगा वो उसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। समझ आया। और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें।
बोलेगा कि फाइनल स्पीड तो यहां से तुमने निकाल लिया, बट ये जो सब कुछ है ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब ये जैसे ही रेल से कांटेक्ट छोड़ा ये ग्राउंड पे गिरा, अब ग्राउंड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा वो तुमको और बोलेगा बताओ ये वायर कितनी दूर जाकर के रुकेगा। फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a से निकाल लोगे, है ना। एक्सेलरेशन नहीं होगा, अब इसका रिटार्डेशन होगा, क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा। क्लियर? तो ऐसे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इसमें ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे कहां मिलेंगे, किस बुक में मिलेंगे और कौन से क्वेश्चन नंबर से मिलने चालू होंगे, ये शायद जो वो बुक बनाते हैं मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्वेश्चन तुम्हें कहां मिल सकते हैं ऐसे। ठीक है, जिनको बात मेरी समझ में नहीं आई वो मेरे इस बात को इग्नोर कर दो, जिनको समझ आया वो बुक ओपन कर लो, आ जाओ। चलो अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो रहा है? नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है देखो, है ना, ध्यान से। अगर हमारे पास लेट अस से करंट लूप है, ठीक है, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है लेट अस से आई, तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ना, समझ लो ये उसी टाइप का चीज है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, आगे चल के हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ेंगे, बट अभी हम करंट की बात कर रहे हैं तो अभी मैं डाइपोल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे ना। यही टर्म आगे चल के डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जब हम इसको बार मैग्नेट की तरह देखेंगे। डाइपोल में बार मैग्नेट में डाइपोल होता है ना, बार मैग्नेट में डाइपोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अभी सिर्फ इसको मैग्नेटिक मोमेंट की तरह समझो। मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसको डिफाइन किया गया है करंट इनटू एरिया वेक्टर। करंट इनटू एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन विल बी सेम एज एरिया वेक्टर। क्यों? क्योंकि करंट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? अब इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? यदि तुम्हें करंट क्लॉकवाइज दिखेगा तो एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो आउट ऑफ द प्लेन होगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या है? CIAO। क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर मैं बोल दूं कि ये रिंग में करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस r है, तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा वो I इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, करंट इंटू एरिया वेक्टर। डायरेक्शन क्या? क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इनटू द प्लेन। क्या आप भावनाओं को समझ पाए हैं? CIAO पसंद नहीं आ रहा तो राइट हैंड थंब रूल भी कर सकते हो। जिधर फिंगर कर्ल करो किसकी दिशा में? करंट की दिशा में। जिधर थंब पॉइंट करेगा वो तुम्हारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा और वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी होगा। क्लियर सभी को? तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म। इसमें सबसे जरूरी क्या है? एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्लोज लूप का ही आएगा क्योंकि एरिया हमेशा एक क्लोज लूप ही बनाएगा। समझ आई बात? नहीं तो फिर अगर मैं इसको आधा ही छोड़ दूं तो फिर एरिया नहीं कंप्लीट हो पाएगा ना, है ना। अगर मैं ऐसे ही सिर्फ इतना ही छोड़ दूं इसको और वायर आगे जोड़ू ही नहीं तो फिर ये एरिया ही कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर सभी को? और तो और फिर करंट फ्लो होकर किधर जाएगा? इसीलिए क्लोज होना चाहिए। अब इसका निकल सकता है ना। अब इसका एरिया की जगह क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर तुमने उसको क्लोज कर दिया तो, है ना, क्लोज ही तो किया मैंने, बट ऐसे ओपन छोड़ दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकलेगा, है ना। आओ क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा। देखो, मान लो हमारे पास ऐसा x, y और z एक्सिस है ना, और इसमें हमारे पास एक करंट है जो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, इधर से इधर गया और फिर इधर गया, ऐसे। और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है I, है ना। ये लूप तुम्हारा इस तरीके से रखा है, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो देखो ये जो लूप है, अब यहाँ पे कोई लूप, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इधर करंट नहीं है। देखो जितना मैंने ब्लू में बनाया उतना ही करंट, इधर करंट नहीं है। क्लियर सभी को? बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x एक्सिस तो होगा ही हमारा ना। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब कठिन काम ये है कि इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालें। क्यों? क्योंकि इस लूप का कुछ पार्ट XY प्लेन पे है और कुछ पार्ट XZ प्लेन पे है ना। मतलब करंट ऐसा आया, इधर ऐसे करके घूमा, फिर बोर्ड से ऐसे बाहर गया, फिर ऐसे करके फिर वापस इधर आ गया। क्लियर?
तो ये तुम्हारा करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो ना, तुम इसको ना दो अलग अलग शेप में डिवाइड कर दोगे। ऐसे मान लो कि ईच साइड तुम्हारा L के बराबर है ना, और ये सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ये सब के सब इक्वल साइड्स हैं, सबके सब का साइड क्या है L। तुम इसको ना ऐसे आप दो स्क्वायर्स में डिवाइड कर लो पूरा। बट सर अगर मैं ऊपर वाला लेता हूं तो स्क्वायर कंप्लीट कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम उसको इमेजिनरी की तरह कंप्लीट कराओ। तुम क्या करो, तुम मान लो कि ये करंट इधर आ रहा है आई, ठीक है, लेकिन ये करंट तो था नहीं। लेकिन तुम देखो अगर तुम नीचे वाला का भी लूप कंप्लीट करोगे ना, तो नीचे वाले में करंट एग्जैक्टली इसके उल्टा दिशा में जाएगा लूप कंप्लीट करने के लिए आई। समझ आया? तो ये वाला आई और ये वाला आई क्या होगा, एक दूसरे को एक्चुअल में कैंसिल कर रहा है। समझ आया? तो ऊपर वाले लूप को भी कंप्लीट कर लो, नीचे वाले को भी कंप्लीट करो, और लूप हमेशा ऐसा ही कंप्लीट होगा। तुम देखना जाके ये नीचे वाला लूप का करंट और ऊपर वाले लूप का करंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे करंट नहीं था, याद करो, तो फाइनल डायग्राम में भी नहीं होना चाहिए। तो तुमने फाइनल डायग्राम कैसा बनाया, ऊपर लूप ले लिया और ये नीचे वाला भी लूप ले लिया। अब दोनों के जो करंट थे कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट करंट तो अभी भी जीरो है। समझ आया? अब तुम दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हो। बोलो ये जो ऊपर वाला का मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या, वो I इंटू एल स्क्वायर कैसा दिख रहा है मुझे, क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन, मतलब माइनस के कैप होगा। क्लियर? ये मैंने किसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखा, इस लूप का, I इंटू एल स्क्वायर माइनस के कैप। अच्छा इसका कितना होगा, ये मुझे ऐसे दिख रहा है इस तरीके से, तो मैं अगर यहां से ऊपर से खड़ा होकर कैसे देखूं तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है, विच इज क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन। तो ऐसा इनटू द प्लेन किधर जाएगा, माइनस जे। तो जो दूसरे वाले का होगा वो होगा आई एल स्क्वायर माइनस जे कैप। क्लियर? एरिया वेक्टर एरिया होगा ना एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, करंट इनटू एरिया। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला मैंने, ये क्लॉकवाइज तो इनटू द प्लेन, और ये भी मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये भी इनटू द प्लेन। समझ आया? तो दैट मीन्स ये मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, एम वेक्टर मैं नेट लिख देता हूं, ये हो गया आई एल स्क्वायर माइनस आई एल स्क्वायर जे कैप माइनस आई एल स्क्वायर के कैप। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर सभी को ये? गुड। आओ, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस एग्जांपल में तुम्हें क्या दिखा दिया गया है ना, देखो तुम्हारा जो करंट लूप है वो ऐसा रखा हुआ है, दिस इज योर करंट लूप, दिस इज योर करंट लूप, जिसको तुमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो कि कैसा है, आउट ऑफ द प्लेन है ना। ये हमारे करंट का डायरेक्शन ऐसा, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। इसका साइड गिव कितना गिवन है, ये साइड तुम्हारा बी के इक्वल है। क्लियर? और ये वाला साइड तुम्हारा एल के इक्वल है, दिस इज एल, ठीक है, दिस साइड इज एल ये वाला, और दिस साइड इज बी। अब ध्यान से देखो है ना, हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर क्यों टॉर्क पे आ गया हम अचानक से? क्या अगर मैं एक करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। समझ आई बात? उस पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। लेकिन उस पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा कि उसके ऊपर नेट टॉर्क आएगा। याद करो हमने ऐसे एग्जांपल किए रोटेशन में कि अगर हमारे पास एक ऐसा बार है, इस पे एक फोर्स 10 न्यूटन तुम यहां लगा रहे हो और एक फोर्स 10 न्यूटन यहां लगा रहे हो, तो इस रॉड के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं, क्योंकि ये वाला 10 भी इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, और ये वाला 10 भी घुमा, तो ये जो दोनों टॉर्क है वो ऐड हो जा रहे हैं, है ना, जो कपल फोर्सेस कहते हैं ऐसे फोर्सेस को, है ना। तो नेट फोर्स जीरो है बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। ऐसा ही कुछ इस लूप के साथ भी होता है, ठीक है। तो कैसा कुछ लूप के साथ होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, है ना। लेट अस सी, चलो आ जाओ। तुमने क्या किया, तुमने कैलकुलेशन के लिए ना इस पर्टिकुलर लूप को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट किया। अच्छा अभी टिल्ट किया तुमने, तो टिल्ट करने से क्या हुआ, मैं उसको टिल्ट करके क्यों कर रहा हूं, मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैंने लूप को ऐसा टिल्ट किया। टिल्ट किया मतलब क्या, ये जो अभी तुमने लूप रखा है ना, ये वाला, है ना, ये लूप अभी बोर्ड पर है,
तुमने जब इसको टिल्ट किया तो क्या हुआ, मान लो ये बोर्ड है और लूप ऐसा है, तुमने टिल्ट कर दिया ऐसे, ये बोर्ड की लाइन है, देखो बोर्ड के लाइन के साथ लूप ऐसा, तुमने लूप को टिल्ट किया तो क्या हुआ, कुछ पार्ट बोर्ड के पीछे चला गया और ये वाला जो कुछ पार्ट है ये बोर्ड के आगे आ गया ना, ये हमारा बोर्ड का लाइन है, ठीक है। दिस इज माई बोर्ड, ऐसा लूप रखा है बिल्कुल ना। अगर मैं उसको साइड से देखूंगा तो ऐसा देखो ना, टिल्ट किया तो ये बोर्ड के पीछे, ये बोर्ड के बाहर, ऐसे देखो टिल्ट किया, नीचे वाला पार्ट बोर्ड के बाहर आ गया, ऊपर वाला पार्ट बोर्ड के पीछे चला गया। अब क्या सिचुएशन बना देखो ध्यान से ना, ये जो F1 फोर्स, मतलब ये जो ये जो रेड वायर तुम्हारा यहां पर है वो यहां पहुंच गया ऐसा ब्लू, और ये वाला रेड वायर यहां पहुंच गया बोर्ड के बाहर। अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ILB है, इसके ऊपर भी जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी ILB है ना, कैपिटल L, ये लेंथ कैपिटल L है, ठीक है, ILB। अब जो तुम्हारा ये वायर है यहां पे है ना, दिस वन, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वायर है, इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है जरूर, वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, IBB देखो है ना, करंट की दिशा ऐसी है, मतलब करंट यहां से यहां आ रहा होगा ना, इस तरह डायरेक्शन में करंट आ रहा होगा। और मैंने करंट जो फोर्स बनाया देखो वायर के सेंटर से बनाया, हमने पहले बात की थी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, और करंट ऐसे, तो IBB का डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया, वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट उधर जा रहा है तो IBB इस पे राइट डायरेक्शन में होगा ना। तो ये दोनों जो तुम्हारे IBB बने, ठीक है, जो एक IBB मैं बनाता हूं यहां पे, इधर बना एक IBB और इधर बना एक IBB, ठीक है। अभी तुम्हारे वायर का सिचुएशन कैसा है, अभी तुम्हारा वायर ऐसा हो चुका है ना, आधा बोर्ड के बाहर और आधा बोर्ड के अंदर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस पे एक फोर्स लग रहा है ILB, और इस पे भी एक फोर्स लग रहा है ILB, और इस पे एक फोर्स लग रहा है IBB, और इस पे एक फोर्स लग रहा है IBB। क्लियर सभी को। लेकिन तुम ध्यान से देखो, ये जो पूरा तुम्हारा जो लूप है ना, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जो ये है, दिस लाइन इज योर एक्सिस, O1 O2 जो लिखा है, ये इस पे ऐसे रोटेट किया ना, ऐसे पीछे गया और ये वाला पार्ट ऐसे आगे आया। तो मैं अब इस एक्सिस के अबाउट इन चारों फोर्स का टॉर्क निकालूंगा। तो मुझे बताओ, IBB और IBB तो इस एक्सिस से क्रॉस कर गए, तो इनका टॉर्क नहीं आएगा। लेकिन ये जो ILB है ना, वो एक्सिस कहां है, वो एक्सिस बोर्ड पे बना हुआ है, जिसके अबाउट तुमने इसे घुमाया वो बोर्ड पे बना हुआ है। लेकिन ये जो IBB है ये बोर्ड के बाहर आ चुका है, और वो जो ये जो ILB है बोर्ड के बाहर आ चुका है, वो ILB बोर्ड के पीछे जा चुका है। तो ये वाला ILB अब ऐसे लग रहा होगा ना बोर्ड से कुछ आगे, और वो ILB बोर्ड से कुछ पीछे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो अब इस एक्सिस को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों का टॉर्क आएगा। समझ आई बात। तो इन दोनों का टॉर्क कितना आएगा, तो तुम क्या करते हो, तुम इस एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो, ठीक है। अब जब तुम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो ध्यान से देखो, जो उसके एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो कौन सा डिस्टेंस है, वो मैं यहाँ पे तुम्हें मार्क करता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम में। वो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस। क्लियर। ये वो डिस्टेंस है जो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, है ना। ये तुम्हारा एक्सिस है जो बोर्ड पर है, तो वो फोर्स बोर्ड के पीछे जा चुका है, तो वो बोर्ड से कितनी दूर पर है ना, ये वाली जो मैंने लाइन बनाई, वो एक्चुअल में वो कौन दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, फोर्स को और बोर्ड को, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर परपेंडिकुलर है। अब तुम ध्यान से देखो, वो आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये वाली वैल्यू हमारी L/2 होगी, यहां से लेके यहां, ठीक है। सॉरी, वो L/2 नहीं होगी, वो वैल्यू कितनी होगी, वो B/2 होगी। क्लियर। वो पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, वो B/2 होगी। समझ आया सभी को। ये वैल्यू तुम्हारी B/2 होगी। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। अब मेरे को बताओ, जो ये वैल्यू तुम्हारी B/2 हुई है ना, मुझे उसे B/2 लिखना चाहिए। ये वैल्यू कितनी होगी, B/2, और ये तुम्हारा एंगल थीटा। तो ये जो लेंथ आया हमारा है ना, ये पर्टिकुलर लेंथ, वो कितना आएगा, वो आएगा B/2 साइन थीटा।
है ना, वो पर्टिकुलर लेंथ हमारा कितना आएगा b/2 साइन थीटा। ध्यान से देखो हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम एक्सिस से फोर्स से एक्सिस का लेंथ कैलकुलेट, एक्सिस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उस डायग्राम में थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, तो तुम कैसे उस डायग्राम को करोगे ना, मैं तुम्हें ये चीज को पूरा इरेज करके सही से बताता हूँ। ठीक है, सारी चीजें मैंने इरेज कर दी। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस फोर्स से इस एक्सिस का डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा मुझे बताओ, मुझे किया क्या जाता है, हम उस फोर्स को ऐसे पीछे परपेंडिकुलरली ला सकते हैं ना, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगा यही डिस्टेंस मुझे चाहिए ना, और यही डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस ये दोनों सेम है ना, इसलिए मैं वो वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्लियर? तो तुम ध्यान से देखो वो पीछे कितना गया, वो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी वो अपने को कैलकुलेट करना है ना, कि वो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी। तो मुझे बताओ अब स्क्वायर ऐसा पीछे हो चुका है, तो यहां से है ना मैं एक ब्लू लाइन खींच रहा हूं और यहां तक ये वाली लाइन, ये भी तो b/2 ही है ना, वो लाइन भी तो b/2 है। क्यों? क्योंकि वो वही स्क्वायर तो है, उसी स्क्वायर को तुमने पीछे किया ना। ये लंबा करके क्यों बनाना पड़ गया उस स्क्वायर को, ताकि तुम्हें पता चले कि कुछ पार्ट पीछे और कुछ पार्ट आगे। बट जो यहां से लेके यहां तक लेंथ है ये, और जो मैंने अभी ब्लू लाइन बनाया वो दोनों सेम ही लाइन है ना, है ना। वही आधा लाइन तो बोर्ड के पीछे चला गया, अब ये बोर्ड के पीछे है, पहले जब ये बोर्ड पे था अब वो बोर्ड के पीछे है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो लाइन बोर्ड पर है और जो मैंने ये ब्लू लाइन बनाई वो दोनों सेम ही लाइन है। ब्लू वाली कब है, जब वो बोर्ड के पीछे चला गया, तो दोनों लेंथ सेम होगी ना। तो ये अगर b/2 है तो मैंने जो लाइन बनाया वो भी b/2 है ना। तो तुम देखो ध्यान से, ये लाइन b/2 हो गया, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये लेंथ कितना होगा b/2 साइन थीटा होगा ना, है ना। ऐसे ट्राइंगल में तुम देखो ऐसा ऐसा और ऐसा बना हुआ है। क्लियर? ये b/2 है, वो एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये लेंथ कितना हो गया b/2 साइन थीटा हो गया ना। और यही लेंथ सेम है ना, ये भी तो वही है, दिस एंड दिस b/2 साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर f परपेंडिकुलर कितना हो गया, सॉरी r परपेंडिकुलर कितना हो गया b/2 साइन थीटा। सेम तरीके से तुम अगर यहां भी बनाओगे, है ना, तुम अगर यहां पर भी बनाओगे तो वही होगा। ठीक है, अगर तुम इस तरीके से सेम ये f का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, तो तुम्हें फिर से क्या वैल्यू मिलेगी b/2 साइन थीटा, क्योंकि जितना ऊपर वाला पीछे गया है उतना ही नीचे वाला आगे भी आया है। क्लियर सभी को? तो ये मैंने तुम्हें b/2 साइन थीटा समझा दिया। इस चीज को पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इरेज करके फिर चालू करूंगा। ठीक है, आओ देखो, ये हो गया b/2 साइन थीटा। कैसे हुआ ये अपने को पकड़ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क निकालेंगे। तो एक टॉर्क F1 का आएगा और एक टॉर्क F2 का आएगा। बोलो F1 का टॉर्क कितना आएगा, F इंटू b/2, है ना, F इंटू b/2 साइन थीटा, और F2 का टॉर्क कितना आएगा F इंटू b/2 साइन थीटा। यहां पे तुम देखो R और F का डायरेक्शन दोनों बार सेम है। ये तुम्हारा R वेक्टर और वो F वेक्टर है ना, R क्रॉस F। अगर तुम ध्यान से देखो इस पॉइंट पे एक्सिस है और F इसके पीछे है ना, तो अगर मैं F ऐसा बनाऊं, ये मेरा F नीचे खींचा और यहाँ पे मेरा एक्सिस है, तो मैं ऐसे अगर घुमाऊं तो देखो ये R है। ठीक है, तो R क्रॉस F, अगर मैं R क्रॉस F करता हूं तो इस तरफ उसका डायरेक्शन आ रहा है। बट हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है R क्रॉस F का डायरेक्शन चेक करने से बेटर क्या है, तुम ये देख लो कि ये फोर्स इसको कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है। तुमने इसको ऐसे हिलाया तो फिर से उसको वापस अपनी जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसे घुमा के, क्योंकि वो पीछे जा चुका। पीछे वाले पे ऐसा फोर्स लग रहा है, आगे ये ऐसा है, इस पे ऐसे और इस पे ऐसे, तो आगे वाले पे और पीछे वाले पे वापस से वो फोर्स उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया था, जिधर ये फोर्स घुमाने की कोशिश कर रहा है वैसे उधर ही ये भी, ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। इसलिए दोनों टॉर्क को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या बनी, ये बना, ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारा बना FB साइन थीटा। क्लियर सभी को? ये बन गया FB साइन थीटा। अब क्या हुआ, F की वैल्यू क्या आई, F की वैल्यू आई, बोलो F क्या था
आई एल बी था ना, तो ये हो गया आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। अब मुझे बताओ L इंटू बी क्या है? L इसका लेंथ था, B इसका ब्रेड्थ है, मतलब दिस L इंटू दिस B ये इसका एरिया है। तो ये क्या हो गया आई ए बी साइन थीटा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं I इंटू एरिया वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये तुम्हारा नेट टॉर्क है उस करंट लूप का जिसका एरिया ए वेक्टर है और जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में रखा हुआ है। क्लियर? तो I इंटू एरिया वेक्टर इंटू बी वेक्टर करोगे तो तुम्हें इसका ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क मिल जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, सर बोला सर हमने जब इसको सही सीधा रखा तभी तो टॉर्क निकाल सकते थे, आपने इसको टेढ़ा करके इतना कैलकुलेशन में कितना दिमाग खराब क्यों किया? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ऐसे सीधा रखते ना तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर किधर होता? अभी तुम्हें कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इनटू द प्लेन होता, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता? 180 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता? 0। अभी जहां वो रखा है ना उस वक्त उसके ऊपर टॉर्क 0 है। अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ देते लूप को बिल्कुल बोर्ड पर ही, तो इसके ऊपर क्या 0 होता? टॉर्क 0 होता, और फोर्स तो 0 था ही। मतलब अगर तुम इसको बोर्ड पे रखोगे उस वक्त ये टोटली इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। लेकिन जैसे ही तुमने इसको टिल्ट किया तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही, क्योंकि नेट फोर्स किसी भी क्लोज लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? 0। लेकिन वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा, उस पर इतना टॉर्क लगेगा। समझ आया? तो टॉर्क 0 कब होगा? जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, इस चीज का ना थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं, आ जाओ। देखो मेरे पास एक रिंग है, लेट अस से इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और ये रिंग बोर्ड पर है। मैंने क्या किया, मैंने इस रिंग के अंदर ना एक दूसरा रिंग बनाया जो आधा बोर्ड पर है और आधा बोर्ड के पीछे। ये रिंग ऐसा है, ठीक है, ये तुम्हारा वर्टिकल है, सोच लो ये दूसरा हॉरिजॉन्टल है। मतलब दोनों रिंग कैसे हैं? परपेंडिकुलर ना। एक रिंग ऐसा रखा है और दूसरा रिंग ऐसा रखा है। क्लियर? अब छोटे वाले रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और बड़े वाले रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल आर इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, और लेट अस से इसमें भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 फ्लो कर रहा है ना, इस तरीके से गया और फिर पीछे भी बोर्ड के पीछे ऐसे I2 बाकी पूरा करके आएगा। मुझे क्या करना है? मुझे टॉर्क निकालना है। क्या क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड नेट टॉर्क ऑन द स्मॉलर रिंग। जो स्मॉल रिंग है उस पर नेट टॉर्क कितना है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा? हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा I इंटू एरिया वेक्टर क्रॉस बी। इसमें एक कंडीशन था। क्या कंडीशन था? कि बी को यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो ये चीज गिवन है ना, ये इसीलिए गिवन है ताकि तुम इस बात को समझो कि जितनी दूर में ये छोटा रिंग रखा है ना, जितनी दूर में भी ये छोटा रिंग रखा है उतनी दूर में हर जगह बी की वैल्यू सेम होगी। कैसे होगी? कैसे पता चला सर रिंग छोटा है तो ऐसा होगा? तो मुझे बताओ, अगर ऐसा आई करंट फ्लो कर रहा है तो आई करंट के रिंग के सेंटर पे क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या वो म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस होता है ना? म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस, और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है ना रिंग का। और कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड है इस बड़े वाले रिंग के सेंटर पे। क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कैसा होगा? इनटू द प्लेन होगा। अब मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर ये रिंग छोटा है ना तो तुम क्या मान सकते हो कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वही हर जगह है। क्यों? क्योंकि वो रिंग बहुत छोटा सा है। तो मान सकते हो कि जितना सेंटर पे आएगा उसके आजू बाजू में भी उतना ही आएगा। समझ आया? तो इस कंडीशन का इसीलिए सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो आप इससे क्या मान लोगे कि वो जो छोटा रिंग है वो कहाँ रखा है? वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और जिसकी वैल्यू इतनी है। क्लियर? अच्छा, उस छोटे रिंग का एरिया वेक्टर क्या होगा? अब बताओ, रिंग ऐसे है ना, इस तरीके से रिंग है ना, करंट यहां से बाहर आया, इस पॉइंट से बाहर आया और इस पॉइंट के अंदर चला गया। तो मुझे ये ऐसा दिख रहा है।
तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, 6 बजा, 3 बजा, फिर 12, फिर 9, तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। दैट मीन्स इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनटू द प्लेन। तो जब तुम ड्रॉ करोगे ये डायग्राम, है ना, तो एरिया वेक्टर ऐसा है, उसकी वैल्यू कितनी है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो इंटू द प्लेन है, और इसकी वैल्यू है म्यू नॉट I1 बाई 2r। कितना एंगल है इस ए और बी के बीच में, 90 डिग्री। ए और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो तुम जब टॉर्क के फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई, किसके ऊपर टॉर्क निकाल रहे हो, छोटे वाले रिंग पे, तो करंट किसका लोगे, छोटे वाले का, I2। एरिया वेक्टर कितना, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बी, म्यू नॉट I1 बाई 2r, और ए और बी के बीच का एंगल 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया क्या, म्यू नॉट I1 I2 पाई आर स्क्वायर बाई 2r, है ना, म्यू नॉट I1 I2 पाई आर स्क्वायर बाई 2r, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये वो टॉर्क है जो इस रिंग पे लगा। अच्छा, अगर ये रिंग, दोनों रिंग कॉन्सेंट्रिक होते, या सॉरी कॉन्सेंट्रिक तो हैं क्योंकि दोनों का सेंटर सेम ही है ना, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, रिंग का सेंटर सेम होना, बट दोनों परपेंडिकुलर है, एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा है ना, इस तरीके से। अगर दोनों ही बोर्ड पे होते तो क्या होता, बोलो, अगर दोनों बोर्ड पे होते तो क्या होता उस केस में, ये एक रिंग और ये दूसरा रिंग, तो मुझे बताओ बाहर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आता, और अगर ये रिंग भी बोर्ड पे होता तो इसका एरिया वेक्टर भी इनटू द प्लेन ही हो जाता ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ए और बी, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाते, तो उस पर टॉर्क 0 आता। तो अगर दोनों रिंग सेम प्लेन पे हैं तो टॉर्क 0 हो जाएगा, उसके लिए दोनों का प्लेन अलग अलग होना ज़रूरी है। समझ आई बात, आ जाओ। अब ध्यान से देखो, है ना, जो तुमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाला वो कोई मामूली फॉर्मूला नहीं है। मुझे बताओ I इंटू ए वेक्टर क्या होता है, क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट मीन्स टॉर्क ऑन अ करंट लूप हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज m प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज m क्रॉस B। इसको कंपेयर करो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल से, ये मैग्नेटिक था ना P, इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या था, P क्रॉस E। क्या कोई सिमिलैरिटी दिख रही है तुम्हें, बिल्कुल। वहाँ पे तुम डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, यहाँ मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का कर रहे हो। तो सिमिलरली ये जो 3 केस हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस P डॉट E। उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट या करंट कैरिंग लूप का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस M डॉट B। ठीक है, क्लियर सभी को। सारे के सारे 3 के 3 फॉर्मूले फिर से हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें जस्ट डायरेक्टली लिख रहे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले से कंपेयर करके। वर्क डन इन रोटेटिंग द लूप, वर्क डन इन रोटेटिंग द लूप, बोलो, वर्क डन बाई इंटरनल क्या होता था, U1 माइनस U2। ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होगा, वो होगा U2 माइनस U1। क्लियर। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में वर्क डन कैलकुलेट किया था वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। लेट अस से इनिशियली M और B के बीच में एंगल θ1 है, तो U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, U1 की वैल्यू माइनस MB cos θ1 हो जाएगा ना, और U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस MB cos θ2। क्या तुम इससे वर्क डन बाई एक्सटर्नल और वर्क डन बाई इंटरनल निकाल सकते हो? अगर वर्क डन इन रोटेटिंग द लूप पूछा है सिर्फ, तो तुम्हें समझ जाना है कि वो एक्सटर्नल के लिए पूछ रहा है। अगर टॉर्क है तो लूप रोटेट कर रहा होगा ना, मतलब वो किसके कारण पूछ रहा है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का रोटेटिंग क्या होगा, U2 माइनस U1। दैट मीन्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, MB इंटू कॉस θ1 माइनस
cos थीटा 2, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना ये। जैसे ये डाइपोल के लिए इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट ये किसके लिए है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी। क्लियर। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बताओ किस केस में इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और किस केस में अनस्टेबल। मतलब जब तुमने लूप को उसके इक्विलिब्रियम से घुमाया तो वो कब वापस अपनी जगह आ जाएगा या फिर कब वो और ज़्यादा घूम जाएगा। बहुत आसान तरीका, मुझे बताओ जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना। तो ध्यान से देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। अब हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -m.b, मतलब कितना, mb cos थीटा, सॉरी -mb cos थीटा। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में u की वैल्यू -mb हो जाएगी ना, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो u की वैल्यू +mb हो जाएगी। तो ये तुम्हारा u का मैक्सिमम वैल्यू है और ये तुम्हारा u का मिनिमम वैल्यू है। क्या अब मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा, नहीं ज़रूरत है ना। जो मिनिमम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। जो मैक्सिमम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। मतलब जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे उस केस में इक्विलिब्रियम कैसा होगा, उस केस में जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और जिस केस में वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर। तो तुम्हें बस क्या देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, लेट अस से इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है ना, करंट आई। क्लियर। और तुम्हें मैंने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है। मुझे बताओ यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर पॉइंट करेगा, क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा, इनटू द प्लेन। इसका मतलब क्या, 0 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम है ये कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ आया। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री है। वही अगर मैं करंट का डायरेक्शन या तो उल्टा कर दूं या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ आई बात सभी को। तो ये तुम्हारा तरीका है कि हम किस तरीके से है ना स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानेंगे। हाँ, तुमने अगर इसको रोटेट किया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर तुमने इसको रोटेट किया तो ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा। कैसे, तुम सोचो अगर तुमने इसको पीछे भेज दिया तो ये बोर्ड के पीछे करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, बी ऐसे है ना, तो L क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तुमने इसको पीछे भेजा और फिर इस पर फोर्स ऊपर लग गया तो ये वापस से बोर्ड पे वापस आ जाएगा ना। क्लियर। तो थोड़ा तुम्हें उसके लिए इमेजिन करना पड़ेगा। नहीं इमेजिन करना चाहते, प्रूफ तुम्हारे सामने है। 0 डिग्री जब एंगल होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड या फिर एम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल होगा। क्लियर सभी को। तो ये तुम्हारा पूरा डिस्कशन हुआ किस पे, टॉर्क ऑन अ करंट लूप पे। हम इस पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।